हाय बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आप सभी को हैप्पी होली। कैसी गई आपकी होली, एक बार बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। आई विश इस साल कान्हा जी आपके लाइफ में गुड हेल्थ और वेल्थ की कलर आपके लाइफ में फुलफिल करें, यही मेरी दुआ है। चलो शुरू करते हैं एक आसान सा चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल की वीडियो में पहले भी बना चुका हूं, पर कुछ कॉन्सेप्ट उसमें रह गए थे, तो वही मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और पूरा चैप्टर मैं आपको समझाऊंगा। इस पूरे चैप्टर में क्या है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसका मेजर पोर्शन जो था वो क्लास 9th में था, वो तो हम पढ़ के आ चुके हैं। क्लास 10th में इसका बहुत छोटा सा पोर्शन है, उसी को हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वन शॉट वीडियो है, पूरी वीडियो वन शॉट में कवर होएगी। सारे कॉन्सेप्ट इसमें मैं बताऊंगा और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना। कुछ 10-12 क्वेश्चन है, अगर आप उनको भी करके चले गए सर्कल्स में तो आपके एक गुड मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो पेन और कॉपी निकाल लो, आज की डेट डाल लो और शुरू करते हैं चैप्टर सर्कल्स। तो बच्चों, सर्कल्स की कहानी स्टार्ट होती है हमारी लाइन से, है ना। कि लाइन एंड सर्कल, इन दोनों में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि एक सर्कल के साथ 3 कंडीशंस हो सकती है। या तो लाइन यार बिना छुए इसे निकल जाए, है ना, बिना छुए निकल गई। एक क्या है, किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल गई, है ना, किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल गई। किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल गई, एक पॉइंट मान लो पी पॉइंट। ठीक है, और एक सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लो 2 पॉइंट पे टच करके निकल गई, एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट, है ना। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं बन सकती। या तो छू के नहीं निकलेगी, या तो एक पॉइंट पे छू कर निकल जाएगी, या तो 2 पॉइंट पे छू के निकल जाएगी। अब इन्हीं लाइनों के कुछ नाम होते हैं। वो लाइन जो एक पॉइंट पे टच करके निकलती है उसको टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करके निकलती है उसको सीकेंट कहते हैं। ठीक है, लाइनों के नाम है। अगर एक पॉइंट पे टच करके निकल दिया सर्कल को तो टेंजेंट, 2 पॉइंट पे टच करके निकल दिया सर्कल को तो सीकेंट, इस लाइन का नाम है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होना चाहिए। और जिस पॉइंट पे, ये पूरा चैप्टर बच्चों हम टेंजेंट की बात करेंगे, कुछ कुछ सीकेंट के क्वेश्चन देख लेंगे, पर टेंजेंट के ऊपर है। तो ये जिस पॉइंट पे टच करके निकलती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में ना हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। ये आपको याद रखना है कि जिस पॉइंट पे टच करके निकल रहा है टेंजेंट, और सर्कल की जो रेडियस उस पॉइंट को टच कर रही है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है। इस पॉइंट को नोट करने वाली बात है। इस पॉइंट को हम नोट करेंगे कि ये आपको पता ही होना चाहिए, ये आपको पता ही होना चाहिए कि हैशटैग पॉइंट नंबर 1 की एंगल बिटवीन रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री। ठीक है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ये पॉइंट हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। इसके बाद कुछ और बातें कर लेते हैं बच्चों। कुछ और बातें क्या है कि पॉइंट, या ऐसे कह लो पॉइंट ऑन अ सर्कल, या कह लो टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉन बाय पॉइंट ऑन अ सर्कल। मतलब एक पॉइंट, सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं बच्चों, सर्कल के ऊपर ना हमारे 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये तीनों के नाम है, इसको हम बोलते हैं इनसाइड। ये पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल है, ये पॉइंट जो है ये ऑन द सर्कल है, और ये पॉइंट जो है बच्चों वो आउटसाइड द सर्कल है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो।
जो अंदर है सिंपल सी बात है, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, सर्कल पे, और ये क्या है, आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, तो एक पॉइंट जो सर्कल पे है उससे हम क्या क्या टेंजेंट बना सकते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखो यार, देखो मान लो एक पॉइंट है जो कि अंदर है, तो यार यहां से क्या मैं टेंजेंट बना सकता हूं? चलो मैं करके कोशिश करता हूं। मैं इस पॉइंट से एक लाइन पास कराता हूं। अगर आप ध्यान से देखो यार, तो ये तो दो पॉइंट पे टच कर रही है। इस लाइन से इनसाइड, मतलब यहां देखो, इनसाइड द पॉइंट, अगर सर्कल के अंदर वो पॉइंट है तो वो जो लाइन है वो टेंजेंट नहीं कहलाएगी यार, वो सीकेंट कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड द पॉइंट से जो सर्कल के अंदर है उससे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिखवाऊंगा, अभी के लिए याद रख लो। दूसरा, अगर पॉइंट जो है वो सर्कल पे है तो यार एक टेंजेंट तो जा सकती है, उसके अलावा नहीं जा सकती, है ना। अगर आप कहीं और से काटोगे, कहीं और से ले जाओगे, तो यार वो दूसरे पॉइंट को काट देगी, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो हमें याद रखना है कि एक अगर सर्कल पे पॉइंट है तो सिर्फ ओनली वन टेंजेंट ही पास कर सकती है। ऐसे ही ये वाला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है, मान लो पी पॉइंट, तो यार इससे ना दो टेंजेंट पास कर सकती है। इससे कितनी टेंजेंट पास कर सकती है? दो टेंजेंट, मान लो ए, मान लो पी। तो यार इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से, अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है, अगर एक पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी पास, तो आंसर क्या होगा? 0, क्योंकि टेंजेंट पास ही नहीं होगा, क्या पास होगा? सीकेंड। अगर एक पॉइंट सर्कल पे है तो कितने टेंजेंट पास हो सकता है? तो ओनली 1। और अगर आउटसाइड द सर्कल है तो कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? 2। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बच्चों। ऑन द सर्कल पे ओनली 1 टेंजेंट, और आउटसाइड द सर्कल पे कितने टेंजेंट पास कर सकते हैं? 2 टेंजेंट। यहां पे क्या? 0, मतलब नो टेंजेंट, नो टेंजेंट, है ना। इनसाइड द पॉइंट से सीकेंट पास करता है ना, दो पॉइंट को काट के निकलता है, दो पॉइंट पे काट के निकलता है। ठीक है, इसको नोट करो। फिर इसकी बात करते हैं हम, इसकी ये वाला डिटेल में पढ़ना है अपने को, इसकी बात करते हैं एक बार, नोट कर। तो अब हेडिंग डालो बच्चों, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, है ना। हेडिंग का नाम टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, है ना। एक्सटीरियर कहते हैं आउटसाइड पॉइंट को। ठीक है, तो इसकी ये वाला जो टॉपिक है अपने को डिटेल में पढ़ना है यार। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, आउटसाइड पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो आउटसाइड पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट। मान लो पी पॉइंट से हमने एक ए पे ड्रॉ करा, एक बी पे, है ना, 2 पॉइंट। तो यार आपको ये याद रखना है कि जिस पॉइंट से हमने सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करा है और जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच कर रहा है, वो वाली लेंथ इक्वल होती है। इसको बच्चों हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट किसे कहते हैं, तो बोल देना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जहां से वो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो एक्सटीरियर पॉइंट तक की दूरी क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। और ये इक्वल होती है, आपको याद रखना है कि पी ए पी बी के क्या है? बराबर है। अब तो कैसे विश्वास कर ले भाई कि ये इक्वल होता है? प्रूफ दो। तो ये आपका बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करने को आता है कि प्रूफ करो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, है ना। इक्वल होते हैं, तो इसी को प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो इसका यार, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मान लो इसका सेंटर ओ है, मेरे को ये प्रूफ करना है ना। मैंने आपको बता तो दिया कि यार ऐसा होता है, पर आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो क्या करेंगे? वही चीज करेंगे यार, कि अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं तो मैं क्या कह सकता हूं ना, ये रेडियस है, तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, अभी बताया था।
ऐसे ही यार इसको भी अगर ज्वाइन करा दूं तो ये भी रेडियस है ना। सर्कल में रेडियस हर जगह क्या होती है, सेम होती है। तो रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बीच में कितना एंगल होने वाला है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी ए के, और ओ बी जो है वो परपेंडिकुलर है पी बी के, है ना। रीजन क्या लिख देंगे यार, वही सेम रीजन कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री होता है इस वजह से। ठीक है, तो यार अगर मान लो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ओ टू पी, या ज्वाइन कर दिया मैंने ओ पी। ठीक है, मैंने ओ को पी से ज्वाइन कर दिया, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। मान लो मैंने इन दोनों को ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो क्या मैं ये नहीं सकता पी ए बराबर है पी बी के सीपीसीटी। तो यही चीज करेंगे हम, क्या करेंगे, हम इन दो ट्राइंगल को बिल्कुल सेम प्रूव करेंगे, यानी कि कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। किन दो ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल ले लो पी ए ओ, और एक ट्राइंगल ले लो यार पी बी ओ। अच्छा, अब मेरे को क्या दिख रहा है, देखो ओपी दोनों में क्या दिख रहा है, कॉमन। ओपी दोनों में कॉमन। ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ ए बराबर है ओ बी के रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। रेडियस ऑफ द सर्कल हर जगह क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद देखो इस वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल 90 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। यानी कि एंगल ओ ए पी बराबर है एंगल ओ बी पी के, क्योंकि दोनों ही कितना है, 90 डिग्री। तो यार मैंने किस किस की बात करी है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस साइड और राइट एंगल की बात करी है, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है बाय आरएचएस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने इस ट्राइंगल में राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड की बात करी है ना। तो ये आरएचएस कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों आपस में क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट। तो अब मैं लिख सकता हूं जरूर पी ए बराबर होगा पीबी के बाय सीपीसीटी, और ये आपका प्रूफ हो गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार पूछा गया है, तो जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। इसमें इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं उसकी आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, उसमें से ही आपके कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। तो यार आपको समझ आ गया होगा क्या, कि सर्कल पे हम आउटसाइड पॉइंट से यार दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सर्कल पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, हम प्रूफ कर चुके। दूसरी चीज यार आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक क्वेश्चन में भी ट्राई करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, कि यार टेंजेंट द्वारा बनाया गया एंगल सेंटर पे, देखो ये टेंजेंट सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये वाला, है ना। ऐसे ये टेंजेंट सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये वाला। यार ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, बोला कैसे होते हैं यार, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिए थे हमने। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एओपी बराबर है बीओपी के सीपीसीटी। तो हम ये भी लिख सकते थे उसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के बाद, जैसे मैंने इसके आगे सीपीसीटी लिखा था ना, ऐसे ही आप इसको लिख के भी सीपीसीटी लिख सकते हो। तो इसका प्रूफ आप उसी से ही कर सकते हो जो हमने किया था ना, मैंने इसके आगे सीपीसीटी लिखा, आप इसको भी लिख के सीपीसीटी लिख सकते हो, क्योंकि अब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, यानी कि बिल्कुल सेम है, ये ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, तो यार एंगल भी तो सेम होंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट तौर से आपको याद रखनी है कि एंगल एओपी बराबर होगा एंगल बीओपी के। ठीक है, रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखोगे यार तुम कि टू टेंजेंट drawn from an exterior point subtend equal angle at the center। ठीक है, तो बच्चों हम इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे क्वेश्चन में, तो जरूर इस पॉइंट को याद रखें
कि टेंजेंट जो होती है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है किस पे, सेंटर पे। ठीक है, इस पॉइंट को, ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तभी क्वेश्चंस हल होंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो नोट करना कॉपी में एक एक करके। देखते हैं एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यार एक बार खुद से, अगर आप जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखना, क्वेश्चंस को पॉज करके वीडियो को करने के बाद फिर सॉल्यूशन को देखना, मजा आएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा प्रूव करो कि एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जो कि सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है बच्चों सर्कल को घेर के रखा हुआ है। देखो क्वाड्रिलेटरल है, उसने सर्कल को घेर के रखा है। प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के। ठीक है, तो देखते हैं यार कैसे। अपने को हमने क्या सीखा, हमने तो ये सीखा है, देख मेरे को दिख रहा है कि ये ना एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यार इनने 2 टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, मेरे को पता है इन दोनों की लेंथ क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि एपी जो है ना वो बराबर होने वाला है एएस के। ठीक है, ऐसे में ये लिख सकता हूं कि ये भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ भी बराबर होगा, यानी कि मैं कह सकता हूं बीपी जो है ना वो बराबर होगा बीक्यू के। ठीक है, ऐसे में ये कह सकता हूं कि ये भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये जो सी आर है वो सी क्यू के बराबर होगा, यानी कि ये जो सी आर है ये सी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो डी आर जो है वो डीएस के बराबर होगा, जो डी आर है वो बराबर होगा डीएस के। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, वही कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ये रीजन आपको जरूर लिखना है। ठीक है, तो यार मेरे को दिख रहा है इनको ऐड कर रखा है, तो मैं भी क्या करता हूं, इन चारों इक्वेशंस को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है, चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया, यानी कि ए बी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ए बी प्लस बीपी को, एपी प्लस बीपी को साथ में लिख दिया, सी आर प्लस डी आर को साथ में लिख दिया। यहां पे क्या करा, ए एस और डीएस को साथ में लिख दिया, और बी क्यू और सी क्यू को साथ में लिख दिया। अच्छा देखो अब ध्यान से, एपी प्लस बीपी अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या ए बी बन जाएगा, ऐसे ही सी आर प्लस डी आर क्या बन जाएगा, सी डी, ऐसे ही ए एस प्लस डी एस क्या बन जाएगा, ए डी, और ऐसे ही बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी। और यही चीज तो प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, मैंने सिर्फ इस चीज पे ध्यान दिया कि मेरा ए बी और सी डी कैसे बने, मैंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा ए बी कैसे बनेगा, ए बी बनेगा जब मैं एपी में बीपी को जोड़ूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एपी के बाद क्या लिखा, बीपी लिखा। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे देखो ये भी सही है कि आप बी क्यू लिखोगे और बीपी लिखोगे, पर यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो इसके हिसाब से चलना, ए बी बनाना है ना, तो यहाँ पे एपी लूंगा फिर बीपी। ऐसे ही फिर मैंने सी डी देखा, सी डी कैसे बनेगा, सी आर और डी आर, इस स्टेप को मैंने फॉलो करा, मैंने सिर्फ इसको बनाया है, ये ऑटोमेटिक बन गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे ये तो रब ही नहीं हुआ, अरे रब नहीं हुआ, देखो दूसरा ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैरेललोग्राम एबीसीडी सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। तो आपको क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और इसको रोम्बस प्रूफ करो। तो यार पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, पैरेललोग्राम तो यार मेरे को पता है, गिवन क्या है अपने को, गिवन ये चीज है कि एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि मेरा ए बी बराबर होगा सी डी के। ठीक है, ए बी सी डी के बराबर होगा और बी सी जो है वो ए डी के बराबर होगा। जो हमारा बी सी है वो हमारा ए डी के बराबर होगा। ये चीज गिवन है और प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है। यार देखो रोम्बस किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती है ना, उसे रोम्बस कहते हैं। तो मतलब अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी,
अगर यार मैंने ये चीज प्रूव कर दी ना कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है, तो मैं प्रूव कर दूंगा कि ये क्या है, एक रोम्बस है। तो मेरे को यार बिल्कुल सेम यही करना पड़ेगा, उसके बाद एक दो स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिससे मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो क्या स्टेप, जब हम इतना कर लेंगे तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप पेपर में इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओ। क्यों? क्योंकि आपको यही स्टेप आपको पिछले क्वेश्चन में भी दोहराना था। तो अगर आप ये करोगे तो साथ के साथ ये भी हो जाएगा और इस क्वेश्चन की भी रिवीजन हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए बी बराबर है सी डी के, यानी कि मैं सी डी को हटा के क्या लिख सकता हूं, ए बी। ऐसे ही इस एडी को हटा के क्या लिख सकता हूं, बी सी, यानी कि 2AB बराबर 2BC। यानी कि कट के हमारा क्या आ गया, कट के हमारा क्या आ गया कि एडी जो है, एबी जो है वो प्रूफ हो गया बीसी के बराबर। अब ध्यान से देखो, एबी जो था, एबी जो था यार वो तो सीडी के बराबर था, पर एबी जो है वो बीसी के भी बराबर है, और बीसी जो है वो एडी के बराबर है। तो यार क्या प्रूफ नहीं हो गया कि ये चारों ही साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि चारों साइड्स इक्वल। तो लिख सकते हैं ना, हेंस इट इज अ रोम्बस। तो पूरा सेम क्वेश्चन था, बस इस जगह पे अपने को जो गिवन पॉइंट था उसको रखना था। कि देखो मैंने यहाँ पे क्या सोचा, मैंने ये सोचा, देखो अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, अगर मैंने इन दोनों साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया, मतलब देखो अगर मैंने ए बी को बीसी के बराबर प्रूफ कर दिया, तो देखो ए बी तो सी डी के बराबर है और बीसी तो एडी के बराबर है। तो मेरा प्रूफ नहीं हो गया कि चारों साइड से इक्वल है। तो मेरा यही मोटिव था कि मैं ये साइड वाली साइडों को क्या कर दूं, इक्वल प्रूफ कर दूं। ठीक है, वही मैंने कर दिया, तो मेरा ये प्रूफ हो गया कि ये चारों साइड्स बराबर है। चारों साइड्स बराबर है तो क्या लिख सकते हैं, हेंस इट इज अ, हेंस इट इज अ रोम्बस। मजा आया? ठीक है, इसे नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लो इसे। आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ। तीसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। आपको क्या कह रहा है यार, दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट है, एक ए बी टेंजेंट है जो सी पॉइंट पे टच करके, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो हमारा क्या है, सी है, एक्स एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ए और बी पॉइंट पे काट रही है। आपको प्रूफ करना है ए ओ बी जो है ना वो मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या करते हैं यार इसको प्रूफ करने के लिए, मेरे को तो यार ये पता है कि अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ूं तो यार मेरा ये रेडियस होता है। ठीक है, ये मेरा रेडियस होता है, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो मेरा 90 डिग्री होता है। ऐसे में ये कहूंगा ये भी टेंजेंट है, तो इनके बीच में भी ये 90 होने वाला है, ये भी टेंजेंट है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इनके बीच में भी कितना होने वाला है, 90 डिग्री। मेरे को प्रूफ करना है यार ये एंगल जो है ना वो मेरा 90 डिग्री है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं यार, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं एओपी, एक ले लेते हैं एओसी। मैंने क्या लिया, एओपी ले लिया और मैंने एओसी ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को, यानी कि एपी बराबर है, देखो कैसे करेंगे, एपी बराबर है एसी के, है ना। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल, है ना, इक्वल होती है। इस चीज को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, ओ ओ ए दोनों में क्या है, कॉमन, ओ ए दोनों में क्या है, कॉमन। ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, यानी क्या मैं क्या ये कह सकता हूं कि एंगल ओपीए बराबर है एंगल ओ सी ए के। ठीक, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री। तो ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एओसी के बाय, देखो मैंने किस किस की बात करी है, मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस की बात करी है, साइड की बात करी है और 90 डिग्री की, यानी कि आरएचएस कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, तो मैंने प्रूव कर दिया ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो क्या मैं यार ये नहीं कह सकता कि इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल के बराबर होगा, कह सकता हूं, जब ट्राइंगल ही सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं एंगल एओपी बराबर होगा एंगल एओसी के बाय सीपीसीटी।
ठीक है, तो यही यार, यही सेम तरीका अगर मैं यहां पे अपनाता तो क्या रे, मैं ये नहीं प्रूव कर सकता था कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अगर मैं इन दोनों की जगह ये लेता तो मैं वही सेम चीज लिखता कि बी क्यू बराबर है ये, बी क्यू बराबर है बीसी के, ओबी दोनों में कॉमन, दोनों ही 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर बाय सीपीसीटी। तो यार वही सेम तो किया है मैंने। तो क्या मेरे को अगर मैं यही सेम चीज यहां दोहराता तो मैं ये कर सकता था, तो मैं यही लिखूंगा कि सिमिलरली ट्राइंगल ट्राइंगल बीओक्यू कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बीओसी के। ठीक है, ये चीज हम प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे यार, सेम चीज ही तो करनी है, तो हम सिमिलरली लिख के लिख देंगे कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है, और हम लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं कि एंगल यही सेम आरएचएस कॉन्ग्रेंसी से ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लिख सकते हैं कि बीओक्यू बराबर होगा एंगल बीओसी के बाय सीपी सीटी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये एक लाइन है ना, और एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगलों का सम कितना होता है यार, 180 डिग्री होता है लीनियर पे। यानी कि अगर मैं इन चारों एंगलों को जोड़ दूं, किस किस एंगल को, एंगल एओपी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओक्यू, इन चारों एंगलों को जोड़ूंगा, मेरा आंसर 180 आएगा बच्चों, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यार मेरे को मतलब किन एंगलों से है यार, मेरे को मतलब ना इन दोनों एंगल से है ना, मेरे को क्योंकि एओ बी को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो मेरे को इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को इन बीच के एंगलों से मतलब है। यानी कि मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटा के क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो मैंने प्रूफ कर रखा है कि एओपी को हटा के मैं एओसी लिख सकता हूं, तो मैं यही करूंगा, एओपी को हटा के एओसी लिख दूंगा, और सिमिलरली बीओक्यू को हटाकर बीओसी लिख दूंगा। समझ में आई ये वाली बात बच्चों। देखो मेरा मेन मुद्दा क्या है, मेरे को तो यार इस एंगल से मतलब है ना, इन दोनों को तो मैं ऐसी यहाँ पे हेल्प की तौर पे ले रहा हूं कि ये बराबर है तो इसको हटा के ये लिख दूंगा, ऐसे ये बराबर है तो इसको हटा के ये, तो मैंने यही सारी चीज करी है, 2 AOC 2 BOC, यानी कि 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा बाहर, AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई में देखो AOC प्लस BOC, ये दोनों एंगल जुड़ के क्या बन जाएगा, AOB बन जाएगा, AOB बन जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में 180 के नीचे जाके डिवाइड में चले जाएगा, और आपका प्रूफ हो जाएगा कि AOB जो है बच्चों 90 डिग्री है। बोलो समझ में आया, समझ में आई ये वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा, ये दो ट्राइंगल लिया, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करा, फिर मैं बोल रहा हूं कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों एंगल बराबर है, फिर मैंने सेम यही चीज बोला कि यार मैं ऐसे इसको भी कर सकता हूं, तो मैंने सिमिलरली कह के मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। अब कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों एंगल बराबर है, फिर मैंने चारों एंगल को जोड़ दिया, मुझे पता है एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। फिर मैंने बोला यार मेरे को इन दोनों एंगलों की कोई जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, तो यार मैंने इन्हीं को हटा के, इन दोनों को हटा के इसके बराबर लिख दिया, और फिर हमारा ये चीज प्रूफ हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको जरूर से प्रैक्टिस करके जाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ गए यार एक नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड। एक इंपॉर्टेंट किस लिए यार, एक तो इसकी फिगर नहीं दे रखी, दूसरी बात यार इसको समझने में बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है इस स्टेटमेंट को। तो देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सर्कल। क्या कह रहा है यार, देखो आपको कह रहा है एक सर्कल है, उसको ना यार एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्कमस्क्राइब करके रख रखा है, यानी कि बंद करके रख रखा है ना। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, बंद करके होता है ना। तो ये चीज बना देता हूं मैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है, देखो एक क्वाड्रिलेटरल ने इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके रखा है। मान लो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD, ठीक है, ये मैंने मान लिया सेंटर O। आपसे कह रहा है कि ये इसके जो अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स क्या है, ADBC या तो ABCD, ये जो है वो
सप्लीमेंट्री एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं एट दी सर्कल, नहीं एट दी सेंटर है बच्चों, ये एट दी सेंटर। ठीक है, आपसे कह रहा है सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल सबस्टेंड कर रहे हैं, मतलब 180 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, मान लो मैंने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ठीक है। आपको कह रहे हैं यार, आपको कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, मतलब देखो ABCD अपोजिट साइड्स, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब इनको जोड़ने पे, यानी कि AOB को और COD को जोड़ने पे मेरा आंसर 180 डिग्री आएगा। बच्चों इसी को ही तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। वो दो एंगल जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए, वो एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। सिमिलरली अपोजिट साइड्स तो यार एक ये भी है, यानी कि मेरे को ये भी प्रूव करना है कि BOC प्लस AOD हमारा क्या है, 180 डिग्री है। मतलब ये बहुत आसान है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। मेन क्या होता है, बच्चों को फिगर थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, अभी इसकी फिगर जब बनाऊंगा, और एक ये स्टेटमेंट बहुत कंफ्यूजिंग लगती है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके रखा है, प्रूव करना अपोजिट साइड जो है, जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं वो सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान है यार, इसको कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। देखो मेरे को पता है यार ये टेंजेंट है, तो सेंटर से एंगल बनाऊंगा, क्या आएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही मैंने इन सबको ज्वाइन करा दिया। तो अगर ज्वाइन करा दिया तो ध्यान से बनो, देखो कितने एंगल बन रहे हैं। मान लो मैंने इसको दे दिया 1 2, ये वाला एंगल है 3, है ना, ये सेंटर O है। ठीक है, ये हमारा सेंटर O है। ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7 8। तो हमारे टोटल 8 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, पर मुझे ये पता है यार, मेरे को ये पता है ये किस किस पॉइंट पे कट रहे हैं। मान लो मैंने नाम दे दिया PQRS। ठीक है, ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। मुझे ये पता है, हमने ये स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि जो टेंजेंट बनते हैं ना, वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं। ये मैंने पॉइंट आपको नोट करवाया था कि एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट सर्कल पे एंगल बनाते हैं ना, वो हमारे इक्वल होते हैं। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है। देखो टेंजेंट इक्वल एंगल, ऐसे ये दोनों जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे इक्वल होगा। यानी कि मेरा एंगल 7 एंगल 6 के बराबर है। ऐसे ये दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे, एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है। और ऐसे ये दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। इसका रीजन क्या लिखेंगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक, ये वाला मैंने पॉइंट लिखवाया था, देखो उसी का हमने यहाँ पे काम लिया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। और भी तरीके होते हैं बच्चों इसको इक्वल करने के। अगर आपको याद हो, हमने 90 प्रूफ किया था, AOB 90 है, तो उसमें हमने इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया था। वैसे भी कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को ले लो, ये दोनों इक्वल, ये दोनों में कॉमन, दोनों 90 डिग्री। जब भी मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 एंगल 8 के बराबर है, CPCT। तो हमने जब ये चीज पढ़ रखी है यार, टाइम बचाने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वरना प्रूफ तो हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को पता है यार कि अगर मैं इन सारे एंगलों को जोड़ दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 360, है ना। सर्कल में अगर हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लेते हैं तो उसका एंगल कितना होता है, 360 होता है। यानी कि मैं अगर एंगल 1 को, एंगल 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 7 8 सबको ऐड कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 360 आएगा। ठीक है, क्या कहेंगे इसको यार, एंगल सम प्रॉपर्टी कह लेते हैं। ठीक है, तो मेरे को मतलब किससे, देखो यहां पे भी वही चीज है कि मेरे को यार इन दोनों एंगल से मतलब है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। यानी कि मेरे को मतलब है 1 2 6 5 से, और एंगल मुझे नहीं चाहिए। तो मैं एंगल 1 को रखूंगा, 2 को रखूंगा। ठीक है, देखो मतलब किससे, यहां पे लिख लो, मेरे को 1 से 2 से 6 से और 5 से मतलब है, और एंगल मुझे नहीं दिखने चाहिए। तो मैं यार 3 को हटा दूंगा। मैं 3 को हटा के क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। 4 को हटा दूंगा, क्या लिख सकता हूँ, 5।
5 को नहीं हटाऊंगा, 6 को नहीं हटाऊंगा, 7 को चाहिए क्या? नहीं 7 नहीं चाहिए, 7 को हटा के 6 लिख देंगे। 8 चाहिए, 8 भी नहीं, 8 को हटा के 1 लिख देंगे। ठीक है, देखो एंगल 1 कितनी बार? 2 बार। एंगल 2 कितनी बार? 2 बार। एंगल 5 कितनी बार? 2 बार। एंगल 6 कितनी बार? 2 बार। ठीक है, सुनो दोनों में दो दो कॉमन है, ध्यान से दो कॉमन ले लो। क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा? AOB। एंगल 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा? COD बराबर 360, और ये दो मल्टीप्लाई में डिवाइड में। ध्यान से देखो, आपका प्रूफ हो गया है कि AOB प्लस COD आपका क्या है? 180 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था। सेकेंड वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, कुछ नहीं करना। जैसे मैंने एंगल 1265 लिया था ना, वैसे ही इस बार आपको 1265 नहीं लेना। इस बार आपको लेना है 3487, यानी कि आपको इस जगह पे 3487 दिखने चाहिए, 1265 नहीं दिखने चाहिए। तो उनको आप हटा देना और आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, खुद से एक बार ट्राई करना उस क्वेश्चन को। ठीक है, नोट कर लो। आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12वां है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है आपको? कह रहा है एक ट्राइंगल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके रखा है, यानी कि बंद करके रखा है। इस सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको बोल रहा है, देखो अगर आप देख पा रहे हो, BC जो है वो आपका 14 सेंटीमीटर है, 8 और 6 है ना, 14। आपको कह रहा है AB कितना है और AC कितना है, ये फाइंड करके दिखा दो। तो यार एक बार लिख लेते हैं क्या क्या चीजें अपने को कह रहा है। देखो AB फाइंड करने को बोल रहा है, AC बोल रहा है, BD अपने को पता है ना। ध्यान से देखो यार, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, है ना। मैंने बताया था ना कि एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती है। इसको नाम दे देते हैं, जैसे मैंने इसको दे दिया E, इसको दे दिया, है ना। एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वल। ऐसे ये 8 है तो ये भी क्या होगा? 8 होगा। तो भाई मेरा आधा सवाल तो यही खत्म हो गया। बस मेरे को ये पता चल जाए तो मैं मान लेता हूँ यार ये x है, तो मुझे पता है अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि ये भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है। तो एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वल। ठीक है, तो मतलब ए बी जो है वो है मेरा x प्लस 6, है ना। ए बी जो है वो कितना? x प्लस 6। ए सी जो है वो मेरा है x प्लस 8, और ये जो हमारा बी डी है ये है हमारा 14। ठीक है यार, तो मतलब यार ये x पता चल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें रख देंगे, ए बी पता चल जाएगा, ए सी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को पता है यार, एक चीज पता है कि अगर मान लो मैं इसको ज्वाइन करा दूं, इसको इससे ज्वाइन करा दिया। देखो मेरे को पता है सेंटर से हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हैं, 90 डिग्री बनता है। मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, थोड़ी कंस्ट्रक्शन करिए, मैंने सबको ज्वाइन करा। ओ है सेंटर इसका। तो मुझे पता है, देखो 3 ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 3 टुकड़े, 1 1 2 और 3। मुझे पता है अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालू, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालू, तो यार क्या वो बराबर नहीं होगा? देखो ध्यान से मैं क्या लिखने जा रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। सोच के बताओ, क्या यार ये पूरे ट्राइंगल का एरिया इन 3 टुकड़ों को अगर मैं जोड़ूंगा उसके बराबर होगा? हाँ होगा। यार इसका तो मैं एरिया निकाल दूंगा, क्यों? क्योंकि यार मेरे को पता है, अगर मेरे को इसका निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी पता है, हाइट भी पता है, इसका भी बेस पता है, हाइट देखो ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4। पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमने क्लास 9th में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है यार हमारा? इसमें अपने को S निकालना होता है, जो कि A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। यानी कि सारी साइड को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि सारी साइड x प्लस 6 को जोड़ दो, x प्लस 8 को जोड़ दो, 14 को जोड़ दो, अपॉन में 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? देखो 2x प्लस इन दोनों को जोड़ो, इन सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा? 28 अपॉन में 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 14,
है ना, दोनों से डिवाइड कर दे, इससे भी इससे भी। ठीक है, तो मेरी एस आ गई। अब मेरे को पता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। है ना यार, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था, हमने हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़ा। ठीक है, और इसका तो आप सबको पता ही है, हाफ इंटू बेस। इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ए बी, मल्टीप्लाई इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, ओ एफ, प्लस हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है, बी सी, और इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, ओडी, प्लस हाफ इंटू बेस ए सी, मल्टीप्लाई इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, ओ ई। ठीक है यार, अब इसमें रख देते हैं वैल्यू को सबकी। अंडर रूट में एस एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस ए क्या है यार, एक्स माइनस 6, ऐसे एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, ऐसे ही एक्स प्लस 14 माइनस 14। ठीक है यार, ए बी सी हमारे ये थे, ए बी सी, यही मैंने रख दी, ए बी सी। अब बोले सर साइन क्यों बदले, क्योंकि माइनस है ना यार, माइनस साइन बदल देता है। अच्छा, हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है, ए बी का बेस एक्स प्लस 6, मल्टीप्लाई हाइट कितना है 4, प्लस हाफ इंटू इसका बेस कितना है 14, हाइट कितनी है 4, प्लस हाफ इंटू इसका बेस क्या है, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है 4। आई समझ में बच्चों, कुछ नहीं किया, यहां पे मैंने हीरोइंस फॉर्मूला लगाया, एस, एस की वैल्यू जो आई एस माइनस ए क्या है ये, एस माइनस बी क्या है ये, एस माइनस सी क्या है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप देख सकते हो इसका बेस है एक्स प्लस 6, हाइट है ये, इसका बेस क्या है 14, हाइट है ये, इसका बेस क्या है एक्स प्लस 8, हाइट है ये। बस वैल्यू रख दी, इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे क्या आएगा, एक्स प्लस 14, अच्छा देखो एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया। ठीक है, यहाँ 14 से 14 कट गया, यानी कि एक एक्स बच रहा है, 14 में से 6 जाएगा 8, 14 में से 8 जाएगा 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ गया 2, यानी कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे ध्यान से, इसको सॉल्व करोगे आएगा 2x प्लस 12, ऐसे इसको कट जाएगा, ये क्या आएगा 28, ऐसे इससे कट जाएगा, क्या आएगा 2x प्लस 16। ठीक है, अच्छा इसका आंसर क्या आ रहा है, अंडर रूट में 8 6 48 एक्स और x प्लस 14। ठीक है, यहां पे इसका आंसर क्या आ रहा है, ये दोनों जुड़ जाएगा, आएगा 4x, और ये सब आपस में जुड़ जाएंगे 10 20 30 40 50 56। ठीक है, अच्छा एक्स 48 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर 14x इजिकल्स टू, अच्छा अगर मैं यार इनमें से ध्यान से अगर मैं एक काम करते हैं यार, इसको ऐसे का ऐसे, मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, अगर आप भी नोटिस कर पाए तो बताना। अगर मैं इसमें से यार 4 कॉमन ले लूं तो यार एक मेरा x प्लस 14 बन रहा है, और x प्लस 14 मेरे यहाँ पे भी है, तो ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा यार, देखो हम क्यों करते हैं यार, क्योंकि रूट को सॉल्व नहीं कर सकते ना अब आगे, अब स्क्वायर हटाएंगे तभी तो ये बाहर आएगा, तो इसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड का सहारा लेते हैं, पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर है ना, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 14x इजिकल्स टू 16, x प्लस 14, ये 16 मल्टीप्लाई में, इसके नीचे जाके डिवाइड में, x प्लस 14 क्या आ जाएगा 3x माइनस एक्स इजिकल्स टू 14, 2x इजिकल्स टू 14, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आप देख सकते हो 14/2 यानी कि 7। ठीक है, अब x 7 आ गया, x ही तो निकालना था, इसमें रख दो, क्या आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा, ए सी भी आ जाएगा, और ये चीज अपने को फाइंड करनी थी, इसे नोट कर लो, बस हमारा आंसर आ चुका है, नोट कर लो यार इसे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा वो ये भी करके चले जाएगा तो उसके मोर देन सफिशिएंट मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क्स तो कम से कम आप अचीव कर लोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सारे बता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा के मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं,
है ना। ये भी नहीं है कि मैं आपके पूरे फुल मार्क्स दिलवा सकता हूँ। जो लोग कहते हैं कि फुल मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है यार भाई, साल भर पढ़ना पड़ता है। वो बच्चे बेवकूफ नहीं है जो साल भर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी ऐसे कर सकते हैं ना, लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ के वो भी तो 80 में से 80 ला सकते हैं। तो ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो जो बच्चा लास्ट में पढ़ के 80 में से 80 ला रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ मेहनत करी होगी। उनने, ये नहीं है कि उसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, उसने साल भर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। ये नहीं है कि पूरे साल पढ़ा ही नहीं, लास्ट के 1-1.5 महीने में पढ़ के उसने 80 में से 80 या अच्छे नंबर अचीव कर लिए। साल भर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा कोई बात। अच्छा देखो, ए बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, एक्स की वैल्यू बच्चों 7 आई थी, यानी कि ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। और ए सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 8, यानी कि 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है यार, तो इसको नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यार। बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कह रहा है कि टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल, है ना। दो टेंजेंट है, एक्सटीरियर पॉइंट टी से ड्रॉ करे गए हैं। तो आपके दिमाग में ये देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये टीपी टी क्यू क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, प्रूफ करने को क्या कह रहा है, प्रूफ करने को कह रहा है ये चीज कि एंगल पीटी क्यू बराबर है ओपी क्यू, है ना, डबल है। ये वाला एंगल इस एंगल का डबल है, ये चीज प्रूफ करके दिखाओ। तो यार देखते कैसे प्रूफ होगा। यार इस एंगल को जरा देखो, ये एंगल ओ पी क्यू। यार ओपी क्यू यार मेरा कैसे मिलेगा। अगर मैं मान लो यार इस पूरे एंगल में से, ये पूरा एंगल, यार ये पूरा एंगल क्या 90 होगा। हाँ यार ये एंगल 90 होगा, है ना। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा टीपी के, है ना। मैंने आपको ये चीज बताई थी ना कि एंगल, है ना, ये रीजन लिख लेना, एंगल बिटवीन रेडियस और वो क्या होता है, एंगल बिटवीन रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है 90 डिग्री, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री होता है ना। तो मुझे पता है कि अगर इस पूरे एंगल में से, पूरा एंगल क्या है ओपीटी, अगर मैं इस ओपीटी में से माइनस कर दूंगा किस एंगल को, इस पूरे एंगल में से अगर मैं टी क्यू, टी पी क्यू को माइनस करूं, ध्यान से, अगर इस पूरे एंगल में से मैं इस एंगल को माइनस कर दूं तो यार ये मिलेगा। ये पूरा एंगल क्या है, पूरा एंगल है ओपीटी, में से माइनस कर दो टी पी क्यू को, तो वही चीज लिखिए। तो ये एंगल मेरे को मिलेगा, ये पूरा एंगल 90। तो यार मेरी एक ये इक्वेशन बन के निकल रही है, ठीक है, कि अगर ये एंगल मुझे पता चल जाए तो करीब मेरा ये प्रूफ होने के चांस है। अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाए, कौन सा एंगल, टीपी क्यू। तो यार टीपी क्यू कैसे पता चलेगा, टीपी क्यू तो यार मेरे को इस ट्रायंगल से पता चलेगा। अब देखो ध्यान से, मेरे को पता है टीपी जो है ना वो टी क्यू के बराबर है, टीपी जो है वो टी क्यू के बराबर है। तो आपको क्या ये चीज पता है, अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। यानी कि देखो ये साइड इस साइड के बराबर, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये दोनों है ना। यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं एंगल टीपी क्यू बराबर होगा एंगल टी क्यू पी के। ठीक है, टीपी क्यू बराबर है टी क्यू पी के, है ना। क्या रीजन लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना बच्चों। रीजन आपको हर चीज के लिखने हैं, जो भी हमने यहाँ पे कोई चीज लिखी है उसका रीजन क्या है। तो रीजन क्या है बच्चों कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों एंगल को जोड़ू तो इन ट्राइंगल टीपी क्यू में, अगर मैं तीनों एंगल को, है ना, टीपी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल, एक एंगल ये भी है ना पीटी क्यू, क्या आएगा 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यार मेरे को देखो ये एंगल भी तो चाहिए, तो यार इस एंगल को क्या करता हूं मैं, ये साइड में ले जाता हूं, है ना। ये एंगल को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तो आराम से इधर आ जा। यहाँ पे मेरे को किस एंगल में इंटरेस्ट है यार, इस वाले में, है ना, ये चाहिए, इसको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको हटाओ।
तो यानी कि इसको तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। इसको हटा दो, इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 2 TPQ बराबर है 180 माइनस PTQ। अब दो मल्टीप्लाई में दोनों के नीचे चले जाएगा, डिवाइड में 180 के नीचे भी, इसके नीचे भी, ठीक है, ये कट जाएगा। मतलब TPQ की वैल्यू आ गई 90 माइनस PTQ अपॉन में 2। अच्छा, तो मेरे को देखो इसकी वैल्यू पता चल गई ना, इसमें रख दो। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं और क्या कहूंगा, पुट एंगल TPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस PTQ अपॉन में 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, रख दो। यानी कि OPQ बराबर 90 माइनस, इसको रख दो 90 माइनस, अब यार ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये कट गया। अब क्या बचा, OPQ इज इक्वल्स टू अपॉन में 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो आपका देखो प्रूफ हो गया। बोलो, आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कुछ नहीं करा, जो मेरे को दिख रहा था पहले इसकी वैल्यू निकाली, पूरे में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा, फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली क्योंकि मेरे को यहाँ जरूरत थी, वो मेरा इस ट्राइंगल से मिला। थोड़ी हेल्प यहाँ पे ली, दो की टेंजेंट की लेंथ इक्वल तो अपोजिट एंगल से इक्वल, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इसकी वैल्यू निकाल दी, इसमें रख दी, हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत हलवा सवाल था और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसको नोट कर लो यार। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक एक्सटीरियर पॉइंट है T, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं, मेरे को पता है दोनों की लेंथ क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है। कह रहा है यार ये जो कॉर्ड है, इन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने पे जो कॉर्ड बना है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है फाइंड करो लेंथ ऑफ TP, यानी कि जो TP की लेंथ है यार, ये कितनी होने वाली है, ये अपने से फाइंड करने को कह रहा है। ठीक है, अच्छा यार, और क्या कर सकते हैं, देख अपने से लेंथ ऑफ TP पूछ रहे हैं ना यार, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, x। और मैं ना इसको परपेंडिकुलर घेरते हुए इसको इससे ज्वाइन करा दे रहा हूँ। ठीक है, परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर घेरते हुए ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्लास 9th में ना यार एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हम सेंटर से किसी लाइन पे या किसी कॉर्ड पे 90 डिग्री घेरे ना, तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये, अगर ये टोटल 8 है ना, तो ये भी 4 होगा और ये भी कितना होगा बच्चों, 4। अब यार इस ट्राइंगल में ये 4 है, ये 5 है, तो क्या यार मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। पर इससे पहले मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ। ये चार मैंने जो लिखा है, इसको अपने को लिख के दिखाना पड़ेगा ना। तो मैं क्या कहूंगा कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के। तो यार मैं लिख सकता हूं कि जो PM और QM क्या है, ये बराबर होंगे, PM बराबर होगा QM के। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे यार, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है बच्चों, ये इसका रीजन है। ये रीजन आपको लिखना पड़ता है, अदरवाइज टीचर इसके मार्क्स काट सकता है कि आपने ये लिख तो दिया, रीजन क्या है। तो हम कभी भी किसी कॉर्ड पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर घेरते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में काटता है। सुनो, अब मैं इस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। मैंने कौन सा ट्राइंगल ले लिया, मैंने ट्राइंगल ले लिया PMO। इन ट्राइंगल PMO मुझे पता है ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, यानी कि OP का स्क्वायर बराबर है MP का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ठीक है यार, OP का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, MP का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस OM पता नहीं, ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16, इधर जाके माइनस का, है ना, ये हो जाएगा 9, स्क्वायर हटेगा ये अंडर रूट में चले जाएगा। OM की वैल्यू आ गई यार 3 सेंटीमीटर। तो यार ये हमारे कितना है, 3 सेंटीमीटर। मान लो ये y है ना यार, ये भी तो नहीं पता कितना है, तो मैंने y मान लिया। तो अगर मैं देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, है ना, ये भी 90 होगा। तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, देखो किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल PTM में, PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग, है ना, PTM में। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस यानी कि PT का स्क्वायर बराबर है पाइथागोरस हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि TM का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि MP का स्क्वायर।
ठीक है, ये कितना दे रखा है यार, एक्स स्क्वायर, है ना, ये कितना है वाई स्क्वायर, एमपी कितना है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपना क्या है 16 है। तो एक मैंने यहां से एक इक्वेशन रख ली, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देता हूं, इसकी हम हेल्प ले लेंगे बाद में यार इस चीज की। ठीक है, अब मेरे को यार एक बड़ा वाला भी तो ट्राइंगल दिख रहा है, देखो बड़े वाला कौन सा, देखो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये वाला इन ट्राइंगल ओ पी टी में, इन ट्राइंगल ओ पी टी, है ना, इसमें भी तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि यार मेरे को पता है कि ओपी जो है ना, ओपी जो है ना वो परपेंडिकुलर है किसके, टीएम के, है ना, हमने पढ़ रखा है ना कि रीजन क्या है यार, कि एंगल बिटवीन रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होता है यार, 90 डिग्री होता है ना। एंगल बिटवीन रेडियस एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है मतलब राइट ट्राइंगल है, क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, यानी कि ओटी का स्क्वायर बराबर है, ओटी का स्क्वायर बराबर है टीपी का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ओटी कितना है, ओटी अगर आप ध्यान से देखो, ओटी है हमारा वाई और 3, यानी कि वाई प्लस 3 का स्क्वायर बराबर टीपी एक्स का स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी कितना है वाई का स्क्वायर, है ना, ओपी यानी कि 5 का स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं यार 25 को इधर ले जा रहा हूँ, 25 को इधर ले जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर ले आ रहा हूँ। क्यों ले आ रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे को इसकी वैल्यू पता है ना। तो हम यहाँ पे रख देंगे 25 में जाएगा 16 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 16, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, इक्वेशन फर्स्ट की मदद से लिखा ना। तो यार हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो अब मैं इसको नोट कर इसको रब कर देता हूँ, इसको नोट कर लो, फिर मैं अब हो गया हमारा क्वेश्चन है, y की वैल्यू आ जाएगी, इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, x आ जाएगा, और x ही तो हमारा टीपी है, टीपी को ही तो हमने क्या माना है x, तो वही अपने को क्वेश्चन में करना है। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, यानी कि 6y इज इक्वल्स टू 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 यानी कि 32, y की वैल्यू क्या आ रही है 32 बटे में 6, यानी कि 16 बटे में 3, है ना यार, इसको इस इक्वेशन में रख दो तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो इसको इस इक्वेशन में रख दो, यानी कि इस वाली में, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, पुट y इज इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपना 16 था, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 बटे 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, है ना। ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर भी कर देंगे 256 अपॉन में 9, इसको सॉल्व करेंगे 9, ये इधर जाके 144 प्लस 256 जुड़ जाएगा, आएगा 400 बटे में 9, हटेगा अंडर रूट में, ये स्क्वायर हटेगा सामने वाला अंडर रूट में, यानी कि 20 बटे में 3 सेंटीमीटर का क्या है आंसर, यानी कि एक्स की वैल्यू 20 बटे 3 सेंटीमीटर। और यही अपने को फाइंड करना था, टीपी की लेंथ 20 बटे 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, और क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, मैंने सारे इंपॉर्टेंट PYQs आपको बताए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, गुड लक, बाय बाय।